नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। आज हम स्टूडियो से खास तौर पर आपके लिए आए हैं और आपके लिए जो आज हम खबर लेकर आए हैं वो कोई खबर नहीं है बल्कि एक विश्लेषण है और विश्लेषण है लोकसभा चुनावों का। अब तक के सबसे लंबे लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया चली। इस बार सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया थी और 1 तारीख को 7वें और अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के बाद ही कयास लगाए जाने लगे अलग-अलग मीडिया चैनलों के द्वारा कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनेगी। और ज्यादातर मीडिया पोल्स में, हालांकि अगर हम बात करें अलग-अलग मीडिया संस्थानों की, तो अलग-अलग मीडिया संस्थानों के दावे अलग-अलग हैं एग्जिट पोल को लेकर। हालांकि कुछ मीडिया संस्थानों ने 340 के आसपास एनडीए को दिया है, वहीं कुछ मीडिया संस्थानों ने 420 से भी अधिक सीटों के आने का जो है वो दावा किया है। अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। एग्जिट पोल काफी लंबे समय से हम बात करें तो लोकतंत्र में होता आया है, जहां पर कि अलग-अलग संस्थान दावा करते हैं, एक सर्वे करते हैं और उसके आधार पर यह दावा करते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। यह पूरा जो एग्जिट पोल है, यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है। इसे जानने वाले लोग बताते हैं कि जो एग्जिट पोल होता है उसमें की एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है, उसकी उसका एक सटीक तरीका होता है, जिस तय तरीके से उसे करना होता है और तभी उसके परिणाम जो है सही आते हैं। हम देखते रहे हैं कि इसके पहले भी जो एग्जिट पोल्स देश में आए हैं पहले के चुनाव में, बहुत सारे एग्जिट पोल्स समय समय पर गलत भी हुए हैं और कोई कोई एग्जिट पोल कभी कभी सही भी हुआ है। तो हर संस्थान के अपने दावे हैं, हर संस्थान का दावा अलग है और हर संस्थान अलग अलग प्रकार की सीट अलग अलग अलायंस को दे रही है। यहाँ यह भी बता दूं कि एक जो एग्जिट पोल कंडक्ट जिस संस्थान ने किया, उसने इंडिया के अलायंस की गवर्नमेंट जो सरकार है वो बनने का दावा किया। उसने कहा है कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन ज्यादातर मीडिया हाउसेस ने एनडीए को दिखाया। किसी ने 340 से लेके 420-25 तक सीट एनडीए को दिखाया गया है। यानी कि कल जब मतगणना शुरू होगा तो परिणाम तो इस शुरुआती रुझान तो 12 बजे के आसपास तक आना शुरू हो जाएगा और पता चल जाएगा कि देश किस दिशा में जब बढ़ रहा है, या जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो एग्जिट पोल आया है वो कितना सही हुआ, किसका सही हुआ, यह कल पता चलेगा। लेकिन आज हमारे बैठने का कारण यह भी था कि हम आपको यह बता सके कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में हम गए, क्योंकि हमने भी पब्लिक ओपिनियन लिया, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में गए, तो हम जिन लोकसभा क्षेत्रों में गए वहां हमने क्या स्थिति पाया और एग्जिट पोल के जो दावे हैं वो वहां के धरातल की जो स्थिति को हमने देखा, क्या उससे मिलते हैं या उससे पूरी तरह से अलग हैं। आपके हिस्से का वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं बताऊं विस्तार पूर्वक सारी बातें बता दूं कि मन में कोई शंका न रहे। फिर भी अगर कुछ बातें छूट जाती है तो आपके हिस्से का सवाल पूछने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है अनिकेत जी, जो मुझसे आपके हिस्से का सवाल पूछेंगे। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ये साथ में गए भी हैं, तो इन्हें अगर कुछ जरूरी लगेगा तो ये अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। तो हम बता दें कि एग्जिट पोल का, जैसे हमने बताया कि अलग अलग मीडिया संस्थानों ने अलग अलग दावा किया है और हमारे नजरिए से क्या सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने बिहार के किन किन लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया। तो बिहार में हम खगड़िया में गए थे, खगड़िया को हमने कवर किया था। साथ ही हमने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को कवर किया, हमने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को कवर किया, हमने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र को कवर किया, हमने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र को कवर किया और हमने बांका लोकसभा क्षेत्र को कवर किया। इतने लोकसभा क्षेत्रों को हमने इस दौरान इन चुनावों में कवर किया। हम वहां पर गए, वहां के लोगों से बातचीत की, वहां का माहौल मापा, वहां के मुद्दों को जानने समझने का प्रयास किया। जैसा कि यूट्यूब पर हमारे वीडियोस हैं और आप सभी जाकर उन वीडियोस में देख सकते हैं कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हमने अलग अलग समुदायों से बात की थी। और अगर हम बात करें, एक तरफ से हम बात करते हैं पूर्णिया की, बात करें तो पूर्णिया में मामला त्रिकोणी है। मामला त्रिकोणी इसलिए है क्योंकि वहां पे सांसद वर्तमान में संतोष कुशवाहा हैं, एनडीए के, जदयू के हिस्से के सांसद हैं और 2 बार से वो वहां से सांसद हैं और तीसरे बार अपने भाग्य को आजमाने के लिए चुनावी मैदान में है।
वहीं पप्पू यादव जो पूर्णिया से पहले सांसद रहे हैं और हाल के दिनों में उन्होंने मधेपुरा से भी सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी कांग्रेस के कोटे से सांसद रह चुकी हैं और हाल के दिनों में उन्होंने अपनी छवि को जबरदस्त बदला है सामाजिक कार्यों को करके, चाहे बाढ़ हो, चाहे कहीं आगजनी हो जाए या इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जाए, विपदा हो जाए, तो वहां पे पप्पू यादव पूरे बिहार में हर जगह खड़े नजर आते थे। तो इस बार जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ तो कांग्रेस और राजद, ये बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये दो महत्वपूर्ण दल उसमें थे और उनके आपस में यह तय हुआ था कि पूर्णिया की सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आएगी, चली जाएगी। पप्पू यादव ने इसी चीज को देखते हुए अपने जन अधिकार पार्टी, जो वो जन अधिकार पार्टी चला रहे थे, उस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और इस उम्मीद में थे कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा से टिकट मिलेगा। वो तेजस्वी और लालू जी से मुलाकात भी पटना में उन्होंने किया था, उनके आवास पर जाकर सोशल मीडिया पे उसके फोटोज भी डाले गए थे और यह दावा किया गया था कि पूर्णिया से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन। लेकिन जब बात करें टिकट की बारी आई तो राजद ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिया बीमा भारती को। बीमा भारती जो हाल के कुछ दिन पहले तक नीतीश सरकार में मंत्री थी और उनके पति अवधेश मंडल पूर्णिया के बड़े बाहुबली माने जाते हैं। रुपौली उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बाहुबली माने जाते हैं और उनकी पत्नी है बीमा भारती, राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुकी है और जदयू के कोटे से वो विधायक हैं। ठीक, हाल के दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली और राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें पूर्णिया से अपना सिंबल दे दिया। इसी के एवज में राजेश रंजन और पप्पू यादव बागी हो गए और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वहां से दाखिल कर दिया। तो पूर्णिया की जो स्थिति है वो अगर हम बात करें तो अगर मोटे तौर पर बात करें तो मामला त्रिकोणीय लगता है। एक तरफ बीमा भारतीय राष्ट्रीय जनता दल की, दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा जो वर्तमान सांसद है, वहीं राजेश रंजन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आकर इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन अगर हम धरातल की बात करें तो जो हमने समझा वो ये समझा कि वहां पर पप्पू यादव के पक्ष में लोगों को सहानुभूति है, साथ ही मोदी इफेक्ट भी है और संतोष कुशवाहा के पक्ष में भी लोग वहां नजर आए। तो हमारा अगर आप आकलन सुनना चाहें तो मैं यही कहूंगा कि वहां पर हमें जो लड़ाई नजर आ रही है वो एनडीए के संतोष कुशवाहा जो वर्तमान सांसद हैं बनाम निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव के बीच में नजर आ रही है। तो इन दोनों के बीच में ही मुकाबला है। कौन भारी पड़ेगा, किस पर भारी पड़ेगा, यह कहना अगर हम धरातल को देखते हैं तो हमें वहां पर पप्पू यादव मजबूत नजर आते हैं। लेकिन संतोष कुशवाहा के साथ एक बड़ा ही मजबूत बात है और जो कमोबेश हर एनडीए उम्मीदवार के साथ वो बात है, वो है ब्रांड मोदी। यानी कि मोदी जी जो है, मोदी जी जिस प्रकार से लोगों के बीच में घुसे हुए हैं, मोदी जी की योजनाएं जिस प्रकार से लोगों के बीच में घुसी हुई हैं, चाहे वो 5 किलो अनाज की योजना हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, तो हर वर्ग में उनका अपना पैठ है। तो यह एक अंडर करंट चीज है जिसको कि लोग इस बार चुनावों में हमने देखा कि मुखर नहीं थे। जो एनडीए समर्थक थे वो बहुत मुखर नहीं थे, मुखरता पूर्वक अपनी बात को नहीं कर रहे थे, जबकि जो विपक्ष था या जो इंडिया अलायंस था उसके लोग मुखर थे और मुखरता पूर्वक अपनी बातों को रख रहे थे लोगों के बीच में। तो एक समस्या क्या है कि जो मोदी जी का जो फैक्टर है वो बिल्कुल निचले तबके में काम कर रहा है, जो 5 किलो अनाज से लाभान्वित हो रहा है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, कोई ठेला खींचने वाला हो, कोई सड़क के किनारे खोमचा लगाने वाला हो, कोई रेहड़ी लगाने वाला हो, पटरी पर दुकान खोलने वाला हो, इस प्रकार के जो छोटे लोग हैं, कोई टोटो ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर, तो ऐसे जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो खेतों में काम करने वाले दैनिक मजदूर हैं, उन तक ये 5 किलो अनाज पहुंचा। और वैसे उसमें से बहुत बड़ा वर्ग ये है जिसको कि कोई लाभ नहीं मिला था अब तक सरकारी, पहली बार उसे कोई सरकारी लाभ मिला तो उसे लगता है कि मोदी जी ने उसे दिया है। तो उस वर्ग के बीच में मोदी जी की पैठ है। साथ ही जो शहर के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, 50+ वाले जो लोग हैं, उनके अंदर जो व्हाट्सएप से वो देख रहे हैं या मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, तो ये बातें काम कर रही है। तो इस फैक्टर के कारण हमें लगता है कि संतोष कुशवाहा को भी वहां पे हल्के में नहीं लिया जा सकता, हालांकि लड़ाई वहां कांटे की है। अब आते हैं दूसरे सीट मधेपुरा पे। यहाँ पर मैं आपको रोक करके एक बात बोलना चाहूंगा
कि पप्पू यादव ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया है कि हम सर पर कफन बांध करके अब बैठे हुए हैं। मतलब उनको इस तरीके से लग रहा है कि अब वो ये चुनाव जो है जीत करके ही रहेंगे, और अगर इस चुनाव में उनकी जीत नहीं होती है, तो वो किसी के ऊपर शक कर सकते हैं। मतलब कि मेरा कहना है, चुनाव आयोग के ऊपर उनको शक है कि उनका जीतना वहाँ पर वो सुनिश्चित मान रहे हैं। हर हर उम्मीदवार का जाहिर है अपना दावा करता है, जी, कोई भी उम्मीदवार हो तो हर उम्मीदवार के अपने दावे होते हैं। जी। लेकिन जो धरातल की स्थिति हमने जो देखी है वो उसके हिसाब से हम लोगों जी, को जी, ये जी। लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि वहाँ पे निसंदेह पप्पू यादव मजबूत हैं, लेकिन संतोष कुशवाहा को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनके पीछे मोदी फैक्टर काम कर जी, रहा है। बिल्कुल। दूसरा दूसरा सीट मधेपुरा पे आते हैं, जी, तो मधेपुरा में जो वर्तमान सांसद हैं, उनसे लोगों में हमने देखा कि संतुष्टि थी और जी, मधेपुरा मुझे लगता है कि एनडीए के खाते में बिल्कुल जा रहा है। बड़े आराम से वो सीट मुझे नजर आ रही है कि वो सीट जा रही है। एनडी हालांकि वहां पे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों ही उम्मीदवार यादव हैं। कहा भी जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो वहां पर यादव फैक्टर काम करता है। दोनों ही उम्मीदवार यादव हैं, लेकिन बावजूद उसके मधेपुरा की स्थिति जहां तक मेरी बात है मुझे बड़ी स्पष्ट नजर आती है साफ आ रही कि वहां पे वर्तमान सांसद जो है वो फिर से है। मेरे मेरे हिसाब से एंड जो वो सीट एनडीए के हिस्से में जाने वाली है। खगड़िया की बात करते हैं। खगड़िया लोकसभा में जो सांसद वर्तमान थे अभी तक, उन्होंने वो लोक जनशक्ति पार्टी के थे जी, और जब लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन हुआ तो जो खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर थे, जी, वो पशुपति पारस के साथ चले गए। यानी कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जब पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई हुई, चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं और साथ ही जब जो रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस हैं, उन दोनों के बीच में जब जंग चली तो पार्टी के तो ज्यादातर सांसद और विधायक उनके साथ चले गए थे, पशुपति पारस के साथ। उसी समय महबूब अली कैसर जो खगड़िया के सांसद थे, वो भी पशुपति पारस के साथ चले गए थे। बाद में शुरुआती दौर में तो पशुपति पारस ही एनडीए के साथ थे। बाद में एनडीए को ऐसा लगा कि जो पासवान वोट बैंक है, जो 5 से 7% का वोट है, वो वोट चिराग पासवान के पास ही रह गया, वो पशुपति पारस के पास नहीं आ पाया और पशुपति पारस का कोई लाभ एनडीए को नहीं नजर आया। तो चिराग पासवान को चुनाव से ठीक पहले गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में मिलाया, जबकि चिराग पासवान विधानसभा चुनावों में भी खुद को मोदी का हनुमान बता रहे थे और लोकसभा चुनाव में भी खुद को मोदी का हनुमान बता रहे थे। और उनका एक ही काम था कि वो जिस भी मंच पर बोलते थे जाकर खुद को मोदी का हनुमान बताते थे, बावजूद इसके कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। एनडीए ने उनके चाचा को पार्टी तोड़कर एनडीए में मिलाया, बावजूद उसके चिराग पासवान का विश्वास मोदी पर बना हुआ था, जिस विश्वास को कि उनके श्रीराम अर्थात नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र ने मोदी। अपने हनुमान यानी चिराग पासवान को चुनावों से ठीक पहले गले लगाया और गले लगाकर यह संदेश दिया कि राम और हनुमान एक है। इसमें पशुपतिनाथ पारस की अपनी आपत्तियां आई थी। पशुपतिनाथ पारस क्योंकि खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत अलौली विधानसभा से विधायक रहे हैं और मंत्री विधायक रहते मंत्री भी रहे, और वह उनका क्षेत्र रहा है। रामविलास पासवान का पैतृक निवास जो है उसी प्रखंड में पड़ता है। जी, तो वहां पर पशुपति पारस का एक फैक्टर पासवान के बीच में क्योंकि वहां पर पकड़ थी, रामविलास पासवान का घर था। महबूब अली कैसर पशुपति पारस के साथ चले गए चुनावों के पहले। जब बाद में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को के लोक जनशक्ति पार्टी को वो सीट एनडीए दे का हिस्सा बनाया और 5 सीट बिहार में दी, तो खगड़िया सीट फिर से जी, लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में गई। और क्योंकि महबूब अली कैसर पशुपतिनाथ पारस के साथ जा चुके थे, चिराग पासवान ने इस बार कहा कि हम अपने विश्वसनीय लोगों को ही टिकट देंगे जो मेरे भरोसेमंद रहे। तो नाम आया भागलपुर के उप महापौर राजेश वर्मा का, जिनका चिराग पासवान से व्यक्तिगत तौर पर अच्छा संबंध है, जिन्होंने चिराग पासवान का उस समय भी, उस परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ा जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और पूरी पार्टी टूट गई, सभी सांसद चले गए, इकलौते चिराग पासवान एक सांसद बचे थे, उनके 4 सांसद चले गए थे जाकर पशुपतिनाथ पारस के साथ। लेकिन राजेश वर्मा ने उस वक्त भी अपने रिश्ते को निभाया और अंततः मुझे लगता है कि राजेश वर्मा की उसी वफादारी को देखते हुए राजेश वर्मा को टिकट दिया गया। लेकिन इस पर हालांकि सवाल भी उठाया गया था। हालांकि कुछ लोग यह दावा करते हैं जी, कि रामविलास पासवान के बेटे को, चिराग पासवान को राजेश वर्मा ने पैसे देकर खरीदा। तो हो जी, सकता है जी, उसमें कहां तक सच्चाई है कहां तक नहीं है ये नहीं, पैसा देने के लिए भी बहुत सारे लोग रहते हैं। टिकट बिल्कुल। जब बेचने की बारी आती है
जब आप टिकट बेचने बैठेंगे तो राजेश वर्मा इकलौता उम्मीदवार नहीं रहेगा, बिल्कुल, उसके पीछे भी 100 लोग रहेंगे। बिल्कुल। उसमें भी अगर आपने राजेश वर्मा को दिया है तो इसीलिए दिया है क्योंकि राजेश वर्मा उनके प्रति वफादार रहे, ऐसा उन्हें नजर जी, आया और इस बार उन्होंने अपने वफादारों को टिकट दिया। तो खगड़िया राजेश वर्मा के हिस्से में आ गई, लेकिन खेल वहां पे तब हो गया जब क्योंकि वो पशुपतिनाथ पारस का क्षेत्र है, अलौली विधानसभा, तो वहां पे पासवान जाति की तरफ से भी बगावत के स्वर आने लगे, कुछ जाति के हिस्से से, एक छोटे टुकड़े से। वहीं वहां पर वो सीट इंडिया अलायंस की तरफ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को गई, जिसने अपना उम्मीदवार संजय कुशवाहा को वहां से घोषित किया। संजय कुशवाहा की छवि जो की अगर बात करें तो वो जुझारू नेता की छवि रही है, उन्होंने संघर्ष किया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वैसे भी आंदोलन और संघर्षों के लिए जानी जाती रही है। खास करके संजय कुशवाहा की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में लोगों के बीच में उनकी पैठ अच्छी है, एक गरीब उम्मीदवार के रूप में है, एक ज़मीनी नेता की एक तरह। जमीनी नेता और एक गरीब व्यक्ति के रूप में है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जिसके पास धन नहीं है। तो वहां पे लड़ाई जो है रोचक इसलिए हो गया क्योंकि एक तो संजय कुशवाहा उस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, उस वोट बैंक से आते हैं जो कि एनडीए का वोट बैंक था, यानी कि कुशवाहा समाज से आते हैं। जी, तो कुशवाहा समाज जो एनडीए का वोट बैंक था, तो क्योंकि संजय कुशवाहा उम्मीदवार इंडिया की तरफ से हो गए तो उसमें भी सेंधमारी की आशंका वहां पर थी। तो एक तो कुशवाहा वोट बैंक में भी सेंधमारी, वहां सबसे बड़ा वोट बैंक यादव का है, दूसरा वोट बैंक मुसलमान का है और तीसरा कुशवाहा है। अगर मुकेश सहनी की बात करें तो सहनी समाज का भी अच्छा प्रतिनिधित्व वहां पर अच्छा अच्छा खासा वोट बैंक है। तो सहनी समाज भी राजद के ही पाले में यानी इंडिया अलायंस के पाले में गया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए उसने वोटिंग किया। वहीं अगर बात करें राजेश वर्मा की तो वहां पर फैक्टर जो चुनावों में काम किया, एक तो भीतरी और बाहरी का मुद्दा वहां पर काम बिल्कुल। करने लगा कि राजेश वर्मा बाहर से गए हैं और वो वहां के स्थानीय हैं, तो स्थानीय और बाहरी, साथ ही पैसा वाला और गरीब का मुद्दा भी वहां पर आ गया कि राजेश वर्मा को दिखाया गया इसने टिकट खरीदा है और बहुत तरह की चीजों को प्रेजेंट किया गया बिल्कुल, चुनावों में। बिल्कुल। बातों में कितनी सच्चाई है या कितना गलत है ये मैं नहीं कह रहा, मैं चुनाव की स्थिति को बयां कर रहा हूँ कि जो चुनावों में हम क्या लोगों ने हुआ, जो ज़मीन पे देखा जो है, देखा। वो हम लोग तो बता वहां रहे हैं। बाहरी भीतरी मुद्दा काम किया, साथ ही वहां पर पैसा वाला, यानी कि राजेश वर्मा को यह दिखाया गया कि उसने पैसे से टिकट खरीदा है और हर चीज को पैसे से करा। वहीं संजय कुशवाहा गरीब हैं और गरीब लोगों की बात को समझेंगे। साथ ही अगर बात करें तो यादव वोट बैंक राजद के साथ था, मुसलमान जो अल्पसंख्यक समाज है जी, बिल्कुल। वो उसके साथ था। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सहनी वोट है, मतलब तो सहनी समाज का वोट भी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ ही चला गया। अब कुशवाहा में कितना सेंधमारी हुआ इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर हम समीकरण की बात करें तो खगड़िया में हमें एनडीए उम्मीदवार राजेश वर्मा कमजोर नजर आते हैं। अगर हम जो बिहार में समीकरण आधारित बिल्कुल। आधारित राजनीति होती है उसके आधार पर हम लेकिन कहें, अगर मोदी फैक्टर काम करता है वहाँ पर, तो ये चीज़ बदल सकता है। वहां मोदी फैक्टर हर जगह पे काम कर रहा है तो वहां पे काम क्यों नहीं करेगा। हम लोगों ने देखा हर जगह पे मोदी फैक्टर काम कर रहा है, तो एकमात्र फैक्टर मोदी ही है जिससे कि ये संभावना है कि वहां पर भी खगड़िया में भी एनडीए के पक्ष में फैसला आ सकता है। और बिल्कुल, अगर खगड़िया में, पूर्णिया में ऐसी जगहों पर एनडीए के पक्ष में फैसला आता है तो एकमात्र फैक्टर मोदी ही रहेगा जिसके बिल्कुल। कारण आएगा वहां पर। अन्यथा समीकरण के हिसाब से हम खगड़िया को बिल्कुल कमजोर मान रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में जो जातीय समीकरण है उसको तोड़ने का काम धार्मिक समीकरणों ने किया है। 15% मुसलमान 85% हिंदू वाले जी, समीकरण ने उसमें बड़ी सेंधमारी की और कई एक जगह पे जातीय समीकरण को ध्वस्त भी किया है। इसलिए चुनाव है, कल तक इंतजार करना होगा, खगड़िया की स्थिति को देखते हैं। ये तो था खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया का हाल। अब हम आते हैं भागलपुर में। भागलपुर की अगर बात करें तो यहाँ स्थानीय सांसद अजय मंडल अजय जो मंडल। जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनसे लोगों में काफी नाराजगी थी। एक निष्क्रिय सांसद माने जाते हैं, लोगों का कहना था कि कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए, कोई योजना नहीं दी। यहाँ तक कि जो काम भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ या अन्य फंड के अंतर्गत हुआ उसमें लूट मची रही, फिर भी सांसद ने कभी कुछ एक शब्द नहीं कहा। तो लोगों में काफी नाराजगी थी। लेकिन जैसे ही जदयू फिर से एनडीए में आई और ये सीट जदयू को मिलना तय हुआ, तो यहाँ पर भी लोगों ने मोदी को देखकर अजय मंडल के पक्ष में वोट दिया। हालांकि कांग्रेस के अजीत अजीत शर्मा जो भागलपुर से वर्तमान विधायक हैं और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट यहाँ पर थे, उन्होंने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। उन्होंने अपनी बेटी नेहा शर्मा नेहा जो कि शर्मा को। फिल्म स्टार भी हैं,
उन यहाँ तक कि उनको भी कई एक क्षेत्रों में, कई एक विधानसभा क्षेत्रों में घुमाया। और वैसे हर चुनावों में आती हैं, उनकी बेटी हैं, आनी भी चाहिए, आती भी हैं बिल्कुल। और अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करती हैं। लेकिन इस लोकसभा में वो हर विधानसभा क्षेत्रों में घूमी हैं। अजीत शर्मा ने भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। लोगों का आकलन था यहाँ पर जो भूमिहार वोट है वो अजीत शर्मा के साथ चला जाएगा, क्योंकि अजीत शर्मा भूमिहार हैं। लेकिन धरातल पे हमें ऐसा होता नजर नहीं आया। सेंधमारी तो हुई है, लेकिन 100% भूमिहारों का वोट गया ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, अजीत शर्मा को भी कुछ हिस्सा भूमिहारों को मिला है, लेकिन बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ गया है, ऐसा हमें लगता है। साथ शुरुआत ही में आपने एक बात और भी कहा था कि एक मल्हा वोट है, वोट बैंक है, जो कि भागलपुर लोकसभा के लिए एक अहम फैक्टर है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे मल्लाह हैं? मल्लाह जो वोट है वो वोट एक मैक्सिमम जाएगा मुकेश सहनी के साथ, ऐसा हम लोग समीकरण के हिसाब से मान सकते हैं। जी, लेकिन क्योंकि मल्लाह समाज भी गरीब है और वो भी जो है बहुत बहुत गरीब है, तो 5 किलो अनाज का फैक्टर वहां पे भी काम कर रहा होगा। ये बिल्कुल, ये हम आशा ये करते तो हैं। है। तो लेकिन उसमें कुछ वोट जो है वो इंडिया अलायंस को जरूर गया होगा, ये भी मानिए, और कुछ वोट इधर आया होगा। जी, तो भागलपुर की इसमें स्थिति हमें जो धरातल पर समझ में आता है, अब असली हम रिजल्ट तो नहीं बता पा रहे, ना ही हमारे पास कोई एक्यूरेट साइंटिफिक तरीका है इन चीजों को करने का कि हमने किसी साइंटिफिक तरीके से किया है। हम जो भी बोल रहे हैं वो बातचीत और अनुभवों के आधार पर आपको बता रहे हैं, और बातचीत के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि भागलपुर में हमें अजय मंडल मजबूत दिखाई देते हैं। अब चलते हैं बांका लोकसभा पर। बांका लोकसभा की अगर बात करें तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड के गिरधारी यादव वर्तमान सांसद हैं। गिरधारी यादव से भी लोगों में उतनी ही नाराजगी है, और इस बार लोगों को थोड़ा सा परिवर्तन होने की उम्मीद थी, क्योंकि दो उम्मीदवार, एक तो वहां पे प्रशांत विक्रम, राजपूत बाहुल क्षेत्र है बांका, सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, दूसरे नंबर पे राजपूत हैं। तो वहां पर और ब्राह्मण भी बड़ी आबादी में है। तो जवाहर झा एक उम्मीदवार पिछले कुछ दिन से समाज से भी आए थे, जिनका दिल्ली में अच्छा खासा व्यवसाय है, कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है। वो आए थे, क्षेत्र में अच्छा मेहनत उन्होंने किया था, और वो चुनाव लड़ने जा रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। साथ ही एक प्रशांत विक्रम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो भी बांका लोकसभा से ताल ठोक रहे थे, और नामांकन इन सबों ने अपना दाखिल किया था, लेकिन जवाहर झा और प्रशांत विक्रम के नामांकन को खारिज कर दिया गया था वहां पर। तो लोगों का यह आरोप था कि प्रशासन ने इस काम को गिरधारी यादव के हित के लिए किया है, गिरधारी यादव के हित को देखते हुए इस काम को किया गया है, क्योंकि अगर सवर्ण वोट में सेंधमारी होती तो ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ही था। मोटे तौर पे यह माना जाता है कि सवर्ण वोट, जो ब्राह्मणों का वोट है, जो राजपूतों का वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। अगर ये दो उम्मीदवार होते तो गिरधारी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों का नामांकन खारिज हो गया। अब मुख्य लड़ाई इंडिया अलायंस के जयप्रकाश यादव, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, और बांका से पहले सांसद भी रह चुके हैं। तो जयप्रकाश यादव जो इंडिया अलायंस की तरफ से थे, और वर्तमान सांसद गिरधारी यादव के बीच में ही हो गया। और सवर्ण वोट में क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ, तो लोगों ने मोदी को देख के वहां पे वोट दिया, तो गिरधारी यादव हमें मजबूत नजर वहां पर आते हैं। अब चलते हैं मुंगेर लोकसभा। यहाँ पर जो जदयू के ललन सिंह वर्तमान में सांसद हैं, ललन सिंह के साथ से लोगों में काफी नाराजगी वहां पे है। और मुंगेर की लड़ाई हमें जो समझ में आई वो बेसिकली यह समझ में आई कि यहाँ पे लड़ाई अगड़ा और पिछड़ा की हो गई है। जो अगड़ा समाज है, जो भूमिहार समाज है, ललन सिंह को यह देखा जा रहा है कि अगड़े समाज से आते हैं। वहीं अशोक महतो, जो जिन पर की एक वेब सीरीज खाकी बनी हुई है, अशोक महतो पर क्योंकि मुकदमा था काफी, तो अशोक महतो को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह हिंट्स दिया गया कि हम आपको चुनावों में टिकट देंगे। तो उन्होंने जो है चुनावों के ठीक पहले मले मास, जो खड़मास चलता है, उस वक्त उन्होंने शादी की सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी को टिकट मिले, और उनकी पत्नी को टिकट मिला भी वहां से। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी भी, वहां पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। वहां पे हमें ललन सिंह फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि सीट जो है एनडीए खिसक सकती है, और वो क्योंकि वहां पर तमाम अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो गई, पिछड़े गोलबंद हो गए, और उसका लाभ मिलेगा, साथ ही जो अल्पसंख्यक समाज है उसका वोट मिलने की संभावना है। तो ये तो बात हो गई मुंगेर की। अब हम चलते हैं अपने पास में गोड्डा लोकसभा। गोड्डा लोकसभा में वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे हैं। 3 बार से सांसद हैं, चौथी बार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनके अपोजिशन में प्रदीप यादव हैं।
प्रदीप यादव की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रदीप यादव भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के से ही विधायक पहली बार बने थे। प्रदीप यादव बाद में जब बाबूलाल मरंडी के सरकार में वो मंत्री भी रहे थे, और जब बाबूलाल मरंडी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो प्रदीप यादव ने भी उनके साथ पार्टी छोड़ा, झारखंड विकास मोर्चा नाम की पार्टी बनाई थी इन लोगों ने। बाद में बाबूलाल मरंडी फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए और प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा में ही रह गए। अभी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के टिकट पे वहां से हैं उम्मीदवार, और बहुत मजबूत चुनौती निशिकांत दुबे को दे रहे हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा इकलौता क्षेत्र है जहां पर कि सांसद ने काम किया है, सांसद का काम दिखता है, बावजूद उसके लोगों को सांसद से नाराजगी है। हमने देखा कि वहां पर अडानी का प्लांट गोड्डा में आया है, जो रेल जो गोड्डा में कभी नहीं आया था, तो वहां पे से नियमित ट्रेनों का न सिर्फ परिचालन शुरू हुआ बल्कि दूर दूर की भी ट्रेनें अब चलने लगी। गोड्डा में लोकसभा का ही क्षेत्र है देवघर, जहां पर कि बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग है, और वहां देवघर में उन्होंने हवाई अड्डा लाया और उनका दावा है कि उन्होंने एम्स भी लाया। तो ये 4 बड़े काम वो बताते हैं, बावजूद उसके लोग भी वहां के कहते हैं कि सांसद ने ये 4 काम किया है, इस सांसद के क्षेत्र में कार्यकाल में ये 4 काम हुआ है, लेकिन बावजूद उसके सांसद से लोगों में नाराजगी है। लोग ये भी कहते हैं क्या कि अडानी पर जो भी वो काम किए हैं वो अपने निजी चीज़ों के लिए किए हैं, वो जनता के लिए नहीं किए हैं, अडानी जी के लिए किए हैं। ख़ास करके ये बात कहा जा रहा है कि वो मोदी जी के लिए कर रहे हैं, किसी जनता के लिए ख़ास करके नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से प्रदीप यादव के प्रति जो है उनका स्नेह और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और बाद में ये भी कहा जा रहा था क्या कि अडानी में जिनको जॉब मिलना था, उतना जॉब मिल नहीं पाया, और जो वहाँ पर बिजली पैदा हो रही थी, उसे झारखंड को ना मिल कर के बांग्लादेश जा रहा था। मतलब कुल मिलाकर के अडानी से कह रहे थे लोग कि गोड्डा को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, ये बस एक दिखावे की राजनीति कर रहे थे निशिकांत दुबे। लेकिन अब ये फैक्टर कहाँ तक काम करता है, ये आप ही बता सकते हैं। हमको गोड्डा में हम लोगों ने जब लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि ये रेल जो लाए हैं तो वो तो अब हम लोग के लिए थोड़ी लाए हैं, अडानी के लिए लाए हैं। जी। अडानी के आने का क्या फायदा मिला? तो कोई फायदा नहीं मिला। अडानी के आने का क्या, जब बिजली हमें मिलती नहीं, बिजली सारी बांग्लादेश चली जाती है। रोजगार की बात करते इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार कम मिला है। और मुआवजे की बात करें तो मुआवजे के लिए प्रदीप यादव ने लंबा संघर्ष किया, जो अभी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, वहां से प्रत्याशी हैं। उन्होंने और वर्तमान में विधायक हैं पड़ैयाहाट से। उन्होंने विधायक रहते ही अडानी के प्लांट का काफी विरोध किया, और किसानों को उनके विरोध के कारण ही मुआवजा ज्यादा मिला, अन्यथा अडानी औने पौने दाम से मुआवजा दे रही थी। और जब संघर्ष प्रदीप यादव ने किया तो यह लोग याद करते हैं इस संघर्ष को, कि प्रदीप यादव ने यह संघर्ष किया। साथ ही प्रदीप यादव की छवि की बात करें तो बड़ी अच्छी छवि है, जमीनी नेता की छवि है। पड़ैयाहाट से लगातार सांसद रहे हैं, और चाहे किसी भी दल में रहे, वहां क्षमा करेंगे, पड़ैयाहाट से विधायक रहे हैं जी। और इसके पहले भी सांसद के लिए निशिकांत दुबे के खिलाफ पिछले चुनावों में लड़े थे, 19 में हार गए थे। इस बार परिस्थितियां अलग हैं धरातल पे। प्रदीप यादव निशिकांत दुबे को मजबूत चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मोदी फैक्टर निशिकांत दुबे को सहयोग करेगा और निशिकांत दुबे मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। बात करें राजमहल की, यहाँ आदिवासियों का वोट बहुत है। यहाँ पे वर्तमान सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा हैं, जो थॉमस हांसदा यहाँ पे वहां के पूर्व सांसद थे, उनके पुत्र भी हैं। तो वहां की अगर हम बात करें तो राजमहल में क्योंकि आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है, साथ ही अल्पसंख्यक इलाका है, तो वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत की संभावना हाँ हमें नजर आती है। ताला मरंडी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हमें कमजोर नजर आते हैं। तो ये तो कमोबेश हमने हर लोकसभा क्षेत्र का हाल आपको बताया, जहां जहां हम गए, जहां जहां से हम खबरों को लेकर आप तक आए। और ये हमारा कोई एग्जिट पोल नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये हमारा अंदाजा है, जो हमने लोगों से बात किया उसके आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर हमने आपको बताने का प्रयास किया क्या हो सकता है हमारे हिसाब से इन चुनावों में। ऐसे ही कल फिर मिलेंगे। कल जब चुनाव का दिन है, चुनाव का परिणाम आ रहा होगा तो हम बीच बीच में आएंगे, लाइव आएंगे, बात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक और के आपको लिए जानकारी भी देते रहेंगे। हाँ। और इस चुनाव के जो हमारा जो चुनाव यात्रा था 2024 का, उसमें जिस तरीके से हमारे दर्शकों ने हमें सहयोग किया है, इसके लिए तो धन्यवाद बनता है। इसके लिए चाहे जितना भी धन्यवाद कहें वो कम है। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा मनोबल बढ़ाया। हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने कम दिनों पे आप सबों ने जो स्नेह दिया, इतने कम छोटे से प्रयास को आपने सराहा, हमारे इस छोटे से प्रयास को आपने इतना पसंद किया।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया कहता हूँ, तहे दिल से मैं आप लोगों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप बने रहिए खबरबाज़ के साथ, अपना बिल्कुल, आशीर्वाद ऐसे ही बनाकर रखिए, ऐसे ही आपका प्यार आप हम लोगों को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए बिल्कुल। प्रेरित करता है। बने रहिए खबरबाज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।